Hello everyone, welcome to Visionary Classes. So again we are with the lecture number 4 जो कि फिर से इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें कि हम ड्यू के इन्वायरमेंटल साइंस पेपर को दोबारा रिवीजन करने वाले हैं। कुछ और क्वेश्चंस आज बनाने वाले हैं। ऑब्वियसली थोड़ा लेट हो रहा है सारे वीडियोस के जो हमारे क्वेश्चंस बनाने के लिए, बट अगेन आई एम टेलिंग कि अगर कोई भी चीज़ पढ़ाई जा रही है आपको यहाँ पे, तो एक तरीके से उसमें डिटेल एनालिसिस हो रही है। तो कोई भी चीज़ की अगर डिटेल एनालिसिस हो रही है तो ऑब्वियसली वो आपका जो बेसिक कंसेप्ट है और बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो बढ़ाने की कोशिश करेगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड द क्वेश्चंस दैट वी आर डिस्कसिंग वेरी क्लियरली सो दैट यू कैन एक्सेल इन द एग्जाम। ठीक है, और एग्ज़ाम जो है कि काफ़ी नज़दीक है, तो इस वजह से अब आपको बड़े और ध्यान से पढ़ना होगा चीज़ों के बारे में कि किस तरीके की क्वेश्चन आ रही है। ओके, सो तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पूछ क्या रहा था, द बेस्ट मेजर ऑफ ए सेंट्रल टेंडेंसी फॉर एन एक्सट्रीमली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स वुड बी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसको जानने से पहले आपको तीन चीजें जानने की जरूरत है। सबसे पहले क्या होता है सेंट्रल टेंडेंसी। इसने एक वर्ड यूज किया यहाँ पे, सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, सो अगर मैं बात करूं कि आपको कोई भी डाटा सेट स्टैट्स में दिया गया है, ठीक है, तो उसमें तीन चीज आप देखोगे जो कि आपने अभी तक पढ़ा हुआ है। क्या? मीन, जो कि एवरेज होता है सारे जो वेरिएबल्स होते हैं या तो सारे जो डाटा सेट्स होते हैं उनका एवरेज होता है एक तरीके से। सारे जो तुम्हारे वेरिएबल्स होते हैं जैसे कि उसका सम करते हो और अपॉन में n कर देते हो। ओके, फिर तुम क्या करते हो कि मीडियन वैल्यू यूज करते हो, जो कि एक तरीके से मिडिल होता है पूरे डाटा सेट का। उसको एक बार असेंडिंग में या डिसेंडिंग में अरेंज करते हो, फिर उसका मिडिल देखते हो, तो वो होता है मीडियन। और थर्ड अगर हम बोला जाए तो मोड देखते हैं, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है या मैक्सिमम टाइम जो दिखता है डाटा सेट में, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये एक तरीके से सेंट्रल टेंडेंसी बोली जाती है इसको। अब ये सेंट्रल टेंडेंसी क्यों बोला जा रहा है इसको, क्योंकि ये जो है ये एक सेंटर की तरफ क्या करता है, डाटा को स्प्रेड करता है। समझ में आया? मतलब अगर सपोज करो एक डाटा सेट से है, तो आप मीन से इधर उधर आप मेजर करते हो, या तो आप मीडियन की तरफ अप्रोच करते हो या तो आप मोड की तरफ अप्रोच करते हो। ठीक है, वो एक सेंटर की तरफ पूरी की पूरी डाटा सेट जो होती है वो टेंड करती है। जैसे कि ये बात कर लो, यहाँ पे देखो ये मोड है, ये मीडियन है, ये मीन है, ये जो सारे के सारे डाटा सेट्स हैं ये इन्हीं तीनों के तरफ क्या हो रहे हैं, टेंड कर रहे हैं। आया समझ में? मतलब उसके तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, बोला जाए तो एक तरीके से। बट अगर हम थोड़ा बात करें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं कि यहाँ पे क्या करते हो कि आपको एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ डाटा सेट्स दिया जाता है और उसको आप एक इवेंट दिया जाता है, डाटा सेट्स के साथ साथ आपको एक इवेंट भी दिया जा रहा है। ठीक है, तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है उसको एक तरीके से ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाता है। कभी आपने नहीं सुना होगा कि प्रोबेबिलिटी को भी ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाता है, बट प्रोबेबिलिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ए ग्राफ। ओके, सो जो प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राफ में, तो उसको कुछ इस तरीके से कर्व्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है तुम्हारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जिसका शेप क्या होता है, बेल शेप्ड होता है। ये होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और ये बेल शेप्ड होता है। अब ये प्रोबेबिलिटी बताता है, क्या प्रोबेबिलिटी बताता है, अगर एक इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी होने की जो पूरी संभावना है वो जो होगा टोटल प्रोबेबिलिटी वो कितना होगा, 1 होगा। तो मैं इसको क्या मानता हूँ, 100% मानता हूँ। बट उसी में अगर प्रोबेबिलिटी आप एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी देख रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी की इवेंट ऐसे ऐसे हर पॉइंट पे आप ग्राफ में देख सकते हो कि उस इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी कितनी है।
तो ये एक तरीके से एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनता है जिसमें एक मीन होता है, एक मीडियन होता है, एक तुम्हारा मोड होता है। तो अगर मैं बात करूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शेप्ड वाले जो प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करने वाला कर्व है, उसमें जो होता है सारे के सारे सेंट्रल टेंडेंसी मीन, मीडियन और मोड, ये तीनों इक्वल होते हैं किसमें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। बट अगर तुम बात करते हो किसी भी स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की तो वो थोड़ा अलग होता है। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि तुम्हारा जो ग्राफ होता है वो किसी वाई एक्सिस से दूर रहता है, नहीं तो वाई एक्सिस के तरफ झुका हुआ रहता है, नहीं तो वाई एक्सिस से दूर की तरफ झुका हुआ रहता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हो कि वाई एक्सिस से दूर की तरफ झुका हुआ है और यहाँ वाई एक्सिस के पास की तरफ झुका हुआ है। ठीक है, इस तरफ है ना ये टेंड और इस तरफ है ये टेंड। तो ये चीज तुमको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे तुम एक चीज और भी नोटिस करो कि यहाँ पे अगर तुमको दिया है दिस इज लेफ्ट स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड, तो नेगेटिवली स्क्यूड में क्या होगा कि तुम्हारा जो कर्व का पीक होगा वो तुम्हारा वाई एक्सिस से दूर जाएगा, इतना तुम समझ लो। अब कोई चीज वाई एक्सिस से दूर जाएगा इसका मतलब ये नहीं कि उसका जो मोड होगा और उसका जो मीन होगा, उसका मीडियन होगा, वो सेम हो जाएगा, वो अलग अलग ही होगा। तो कैसे अलग होगा वो भी जान लो। देखो, किसी भी डाटा सेट्स में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कौन सा है, तो मोड होता है। तो मोड की वैल्यू जो होती है वो सबसे ऊंचाई में होगी, फिर मीडियन जो होता है बीच में आएगा, फिर जो होगा मीन आएगा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा हुआ, इसमें अगर मैं ट्रेंड देखूं तो इसमें क्या हो रहा है कि मोड बड़ा है मीडियन से, ठीक है, फिर मीडियन बड़ा है तुम्हारा मीन से, ये तुम्हारा ट्रेंड है। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे तुम देख सकते हो पॉजिटिव स्क्यूनेस में क्या हो रहा है, तुम्हारा राइट स्क्यूड है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें राइट हैंड साइड में मीन बड़ा है मीडियन से और मीडियन बड़ा है मोड से। ठीक है, देखो जो भी वेरिएबल तुम्हारा वाई एक्स एक्सिस में सबसे दूर है वो सबसे बड़ा होगा, ये चीज याद रखना। ये हाइट के बेसिस पे मत जाना, ये स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो ये एक तरीके से तुम्हारा अलग टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि प्रोबेबिलिटी है, बट ये थोड़ा स्क्यूड है। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की तरह नहीं है, बेल शेप्ड नहीं है, थोड़ा टेढ़ा है। ठीक है, तो वो इसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बेस्ट मेजर फॉर द सेंट्रल टेंडेंसी फॉर एन एक्सट्रीमली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स वुड बी। ठीक है, तो आप अगर देख सकते हो इन स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में एक ही चीज है जो कि अपने पोजीशन को मेंटेन करके रखती है, दैट इज मीडियन। मीडियन के इधर उधर क्या हो रही है, घूम रही है, कौन, मोड और मीन। जिस वजह से तुम एक बोल सकते हो कि मीडियन एक स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशन यहाँ पे बनेगा, क्योंकि वो एक क्लास है, वो मिडिल पॉइंट है। ठीक है, उससे इधर उधर तुम घुमा सकते हो। तो बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में तुमको दिख रहा होगा वो मीडियन दिख रहा होगा, क्योंकि मीडियन का इधर उधर हिलना थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू मोड एंड मीन, जो कि एक स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में मूव कर रहे हैं, तुमको दिख रहा होगा। ओके, मैंने ये ट्रेंड तुमको अच्छे से समझाया। तो ये चीज जो याद करना है ये तुम अच्छे से याद करो। ठीक है, अब इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि डिटेल में जाऊंगा तो वो लंबा हो जाएगा। जितना मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, उतना तुम याद कर लो, ट्रेंड याद कर लो और मीडियन क्यों है वो पता कर लो, क्योंकि मीडियन जो है वो ज्यादा हिलता नहीं है, ज्यादा उसका जो मूवमेंट है वो नहीं हो रहा है एज कम्पेयर टू तुम्हारा मोड एंड मीन, जो कि इधर उधर कम बड़े होते जा रहे हैं, किसमें, स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में। आया समझ में? ओके, अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि trade winds are prevailing pattern of surface winds, the factor determining the patterns of these winds are, ओके, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अगर मैं बात करूं ट्रेड विंड्स की, तो ट्रेड विंड्स क्या होते हैं एक्चुअली में, पहले तो यही पता करो कि ट्रेड विंड्स होता क्या है। ऑब्वियसली नेम सजेस्ट कर रहा है कि ये ट्रेड करने में काम आते थे, लेकिन कब कब काम आते थे, ट्रेड विंड्स बोला जा रहा है तो ये कब काम आते थे। देखो, पुराने जमाने में शिप्स जो होते थे वो ऐसे होते थे जिनमें पर्दे लगे होते थे। तो वो करते क्या थे, वो हवा के डायरेक्शन के, विंड के डायरेक्शन के वजह से वो क्या होता था, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पहुंच जाता था। ठीक है, एक प्लेस से ए टू बी पहुंचता था, कौन, तुम्हारा जो शिप है वो पहुंच जाता था। उसमें पर्दे लगे होते थे, पर्दे के हवा, पर्दे को तुम खींच के इधर उधर करके, ठीक है, उसके विंड के माध्यम से वो शिप्स को इधर उधर कर पाते थे। ठीक है, तो वो जो विंड्स होता था वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने में हेल्प करता था, किसकी, इंसान की। तो इस वजह से अगर मैं बोला जाए तो जो
उस समय के जो वो विंड्स थे वो ट्रेड विंड्स कहलाते थे। ठीक है, तो विंड्स कहाँ कहाँ मूव करती है, एक तो यहाँ मूव करता है, एक यहाँ मूव करता है, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं ट्रेड विंड्स की, तो ट्रेड विंड्स दो तरीके के हैं, एक है नॉर्थ ईस्टर्ली, ठीक है, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिख रहा है। ठीक है, देखो ऐसे आ रहा है तो नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है तो इसलिए नॉर्थ ईस्टर्ली, और एक है तुम्हारा साउथ ईस्टर्ली। ठीक है, ये वाला विंड, एक रेड कलर वाला, एक येलो कलर वाला। तो ये जो विंड्स है ना, ये इक्वेटर और ट्रॉपिक्स में घूमते थे, तो इनको हम ट्रेड विंड्स का नाम दिया रखा है, क्योंकि इसी जगह पे ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा एक्सपोर्ट वेक्सपोर्ट का धंधा होता था, और जिसमें कि तुम्हारा हवा के थ्रू से तुम्हारे शिप्स जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, तो ये होते थे ट्रेड विंड्स। अब बात आती है कि ये इस तरीके का विंड जनरेट क्यों होता है, तो फैक्टर क्या है कि जो ये इस विंड को ये जनरेट करता था। देखो, ट्रेड विंड्स आर क्रिएटेड, अगर मैं बोलूं, द साइकिल ऑफ वार्म मॉइस्ट एयर राइजिंग नियर द इक्वेटर, द एयर इवेंचुअली कूल्स एंड सिंक्स बिट फर्दर नॉर्थ इन ट्रॉपिक्स। तो एक तरीके से साइकिल ऑफ वार्मिंग और मॉइस्ट एयर और जो होता है उसके पैदा होने की वजह से क्या होता था कि ये विंड का जनरेशन होता था। तो एक चीज को गर्म होने के लिए क्या चाहिए, एक चीज को गर्म होने के लिए तुमको टेम्परेचर चाहिए, और टेम्परेचर कहाँ से मिलेगा, सन से मिलेगा। तो अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर में बनाऊं, तो क्या ग्रेविटेशन होगा, नहीं। रोटेशन ऑफ अर्थ होगा, नहीं। तो होगा क्या आंसर, अनइवन सरफेस टेम्परेचर। तो इसका आंसर जो था दैट वाज अनइवन सरफेस टेम्परेचर। ये इक्वेटर में जिस तरीके का टेम्परेचर होगा, ट्रॉपिक्स का हर पोर्शन में उस तरीके का टेम्परेचर नहीं होगा। इक्वेटर में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती, तो अनइवन हीटिंग की वजह से ही तुम्हारा क्या होता था कि ये ट्रेड विंड का जनरेशन होता था। ठीक है, ये तो तुमको समझ में आ गया। और अगर बात करें और डिटेल में, तो हम इसको अगर समझा जाए कि इक्वेटर में सन की रोशनी सीधी पड़ती है, तो इस वजह से उसमें गर्मी ज्यादा होती है। ठीक है, बट अगर मैं बात करूं तो उसके ऊपर में ट्रॉपिक्स में भी, और जो ट्रॉपिक्स वाला पोर्शन है उसमें मिक्स्ड टाइप ऑफ क्या है तुम्हारा लैंड सरफेस है, तो अलग अलग लैंड सरफेस की अलग अलग तुम्हारा रेडिएटिंग कैपेसिटी होगी, तो उस हिसाब से अगर विंड का जनरेशन होगा तो ऑब्वियसली अलग अलग वे में होगा। तो इस वजह से उसका आंसर जो था वो अनइवन सरफेस टेम्परेचर था। और रोटेशन ऑफ जो अर्थ है वो एक अलग तरीके के फोर्स के लिए बना हुआ है, दैट इज कोरियलिस फोर्स। तो ध्यान देना एग्जाम में कि मतलब क्या पूछ रहा है। ठीक है, कोरियलिस फोर्स जो होता है वो रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से इफेक्ट होता है। आया समझ में, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग shows the correct order of soil texture from larger to smaller diameter। ठीक है, तो मैंने यह फिगर तो बना ही दिया है, फिगर से तुमको समझ में आ रहा है ग्रेवल सबसे बड़ा होगा, फिर सैंड होगा, फिर सिल्ट होगा, फिर क्ले होगा। ये सब बना सकते हैं, कोई इजी नहीं है, देखो बहुत आसान है इसमें, क्योंकि क्ले सबसे नीचे होगा, ये सब जानता है, दुनिया का हर इंसान जानता है। क्ले का मिट्टी जो होता है, तुम अगर कहीं भी जाओ तुम्हारा बीच साइड में, तो तुमको क्ले दिखेगा, हर जगह में क्ले क्ले दिखेगा। तो क्ले जो होता है बहुत ही फाइन होता है, तो क्ले फाइन होने की वजह से वो स्मॉल होगा ही होगा, कंफर्म है। ठीक है, अब कोई इंसान अगर नहीं जानता है ग्रावेल के बारे में, तो ग्रावेल जो होता है वो बड़े बड़े बाउल्डर्स की तरह होते हैं। ठीक है, तो ये भी तुमको पता होना चाहिए। तो ये क्ले एंड ग्रेवल के बारे में तुमको अच्छे से अगर आइडिया हो गया है, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, अगर मैं ऑप्शंस की ओर से जाऊँ तो पहला ऑप्शन तो कट जाएगा, नहीं होगा, कंफर्म नहीं होगा। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि ग्रेवल जो है बड़ा है, बोल्डर है, ये समझ के चलो। तो तुम्हारा ऑप्शन जो बचता है वो 2 एंड 3 बचता है। तो 2 एंड 3 ऑप्शन में भी तुम क्या लगाओगे, फिर तुमको पता करना है कि सिल्ट और सैंड के बीच में। ठीक है, तो इतना तो दिमाग में रहता है ना कि सिल्ट जो होता है वो क्ले से थोड़ा बड़ा होगा, बट सैंड से थोड़ा छोटा होगा, ये दिमाग में किसी भी बच्चे का रहता है। अगर अमूमन अगर हम थोड़ा ध्यान लगाए ना, तो हमको इस चीज के बारे में थोड़ा आइडिया है कि सिल्ट जो होता है वो क्ले से बड़ा होता है, बट सैंड से छोटा होता है। सैंड तो हमको दिखता है बड़ा बड़ा, मतलब स्टोन्स की तरह सैंड दिखते हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं बड़े बड़े स्टोन्स की तरह नहीं दिखते हैं। बट अगर डिटेल एनालिसिस यू आर गोइंग, तो यू शुड नो कि होता क्या है कि सॉइल टाइप्स की अगर मैं बात करूं, तो क्ले जो होता है उसकी जो पार्टिकल साइज की जो डायमीटर है वो लेस देन 0.002 mm है। सिल्ट का अगर बोलूं तो 0.02 से लेके 0.075, और सैंड का बोला जाए तो 0.075 से लेके
4.75 तक, और ग्रेवल तो 4.75 से ज्यादा होके 75 तक चला जाता है। ठीक है, तो ये जो ट्रेंड मैंने ये आपको अच्छे से समझा दिया है, तो नाउ यू कैन डील विद दिस। ठीक है, ये ट्रेंड आप अच्छे से समझ लो और इसके बारे में आप जान लो। ओके, तो ये जो ट्रेंड है इस पे तुम ध्यान दो कि ये किस तरीके का ट्रेंड दिखा रहा है। ओके, तो दिस इज ऑल्सो ए ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि मतलब किस तरीके से कौन सा किसका पार्टिकल साइज है, किस तरीके का सॉयल टेक्सचर होता है। ठीक है, ये सब सॉयल के टेक्सचर होते हैं। ठीक है, साइज ऑन द बेसिस ऑफ द साइजेस इनको डिवीजन किया गया है। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज वो मांग रहा है ईवीएस के एग्जाम में। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था बट गुड क्वेश्चन भी है। तो अगर इसके लिए अगर मैं बोलूं तो अगर बोला जाए ऑल द मेंबर्स इन व्हिच द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव दिस ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन, ये क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप तो जान ही रहे हो कि स्पीसीज जो है सबसे छोटा होता है, फिर जेनस होता है, फिर फैमिली होता है, फिर ऑर्डर होता है, फिर क्लास होता है, फिर फाइलम होता है, फिर किंगडम होता है, फिर डोमेन होता है। ये मैंने स्टेज बता दिया है। ठीक है, यहाँ पे रेड फॉक्स का जो पूरा सीक्वेंस है उसने यहाँ पे लिख रखा है। बट अगर मैं बोला जाए तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो जो स्पीसीज होता है उसमें देखो यहाँ पे एक एक टाइप ऑफ डॉगी दिख रहा है। बट अगर जेनस की बात करें यहाँ पे 2 दिख रहे हैं। ठीक है, फैमिली की बात करें 3 दिख रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर की बात करें भाई 4 दिख रहे हैं। ठीक है, और फाइलम की बात करें तो बहुत सारे मतलब कम से कम तो 7 दिख रहे हैं। ठीक है, तो फाइलम में इसने बोला कि ऑल द एनिमल्स दैट हैव ए बैकबोन। ठीक है, ये सारे एनिमल्स जिनके बैकबोन है। ठीक है, फिर ऑर्डर में बात करें ऑल द एनिमल्स दैट फीड द फिशेस। ठीक है, जो मछली खाते हैं। फैमिली में अगर बात करें ऑल डॉग्स, जो भी एक तरीके के डॉग हैं। ठीक है, जेनस की बात करें तो सारे के सारे क्या हैं, डोमेस्टिक डॉग्स हैं। और स्पीसीज की बात करें तो क्या है, वो सिर्फ डोमेस्टिक डॉग है। यहाँ पे जेनस में डोमेस्टिक प्लस तुम्हारा वाइल्ड दोनों आ रहे हैं। ठीक है, तो एक तरीके से तुमको क्या समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये तुमको ना बस तुम्हारा दिमाग खोलने के लिए क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन था वो तुम्हारा दिमाग खोलने के लिए था कि अगर तुमको ये टैक्सोनॉमी हायरार्की अगर तुमको पता है ना एक डोमेस्टिक डॉग का, तो यू कैन आंसर इट वेरी वेल। टैक्सोनॉमी तुमको पता होना चाहिए, टैक्सोनॉमी कैसे क्या चीज होती है, किस तरीके से उसको देखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर स्पीसीज इसीलिए था क्योंकि स्पीसीज में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ही तुमको क्या दिख रहा है, डॉग टाइप से दिख रहा है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। नाउ अगेन वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें क्या पूछ रहा है, what does the system of binomial nomenclature that assigns a unique name to each organism describes? ओके, तो मैं अगर बात करूं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज ए बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नेमिंग ए स्पीसीज। तो बाइनोमियल नेम is comprised of two parts, the generic name and the specific name or the specific epithet or in a botanical nomenclature। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की मैं अगर बात करूं इसमें दो होता है, बाई मीन्स दो, नेम मतलब दो नाम। ठीक है, तो इसमें होमो प्लस सैपियन। ठीक है, सिस्टम ऑफ नेमिंग, तो इसमें दो चीजें देखी जा रही है, एक तो जेनरिक नेम, एक है स्पेसिफिक नेम। ठीक है, जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम की यहाँ बात कर रही है तो जेनस और स्पीसीज। ठीक है, यही दोनों को कंसिडर किया जाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में। तो इसमें कुछ बड़ा पार्ट नहीं था, तो ये भी तुमको पता है, तो इसका आंसर ये होगा। देखो इसमें कुछ तोप मार चीज नहीं है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, मतलब क्लास 10th की पढ़ाई जैसी लग रही है। तो अगर बच्चा अच्छे से पढ़े तो इस चीज को बड़े आंसर अच्छे से आंसर दे सकता है। दिस इज नॉट ए बिग डील कि इतना हाई फाई क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो और भी इजी था। क्या, विंग्स ऑफ ए बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स हैव द सेम फंक्शन बट दे डू नॉट शेयर द सेम इवोल्यूशनरी ओरिजिन। बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स विंग्स आर कंसिडर्ड टू बी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। एनालॉगस होगा ही होगा यार आंसर, क्यों पढ़ो। एनालॉगस क्या बोलता है, एनालॉगस सेट्स दैट कंपेरेबल इन सर्टेन रिस्पेक्ट्स टिपिकली इन अ वे व्हिच मेक्स क्लियर दैट द नेचर ऑफ थिंग्स आर कंपेयर्ड। नेचर ऑफ थिंग्स मतलब अगर विंग्स की बात करूं तो वो उड़ने के काम आता है, नेचर ऑफ थिंग्स तो कंपेरेबल है, इसलिए एनालॉगस है। अगर होमोलॉगस पे जाऊं तो क्या बोलता है, हैविंग सेम और सिमिलर रिलेशन करस्पॉन्डिंग एज रिलेटिव पोजीशन और स्ट्रक्चर, करस्पॉन्डिंग इन स्ट्रक्चर इन ओरिजिन बट नेसेसरली इन द फंक्शन।
सेम नहीं होता है, बट फंक्शन में सेम होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन कट ही जाएगा, तो होमोलोगस तो काट दिया मैंने। फिलोजेनेटिक क्या बोलता है, रिलेटिंग टू द इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ए स्पीसीज और ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म और ए पर्टिकुलर फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये कैसे आंसर होगा भाई, ये तो कुछ और ही समझा रहा है, इवोल्यूशनरी चेंजेस के बारे में समझा रहा है, ठीक है। तो फिलोजेनेटिक तो होगा नहीं। टैक्सोनॉमी क्या है, साइंस ऑफ नेमिंग एंड डिस्क्राइबिंग एंड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड। तो टैक्सोनॉमिक कैसे होगा, वो भी तो आंसर नहीं होगा। इतना इजी क्वेश्चन था, अगर इसको भी नहीं बना पाओगे तो क्या करोगे जिंदगी में। एनालॉगस इज द आंसर, ठीक है। आई होप कि ये जो लेक्चर है ये आपका दिमाग खोल चुका है, ठीक है। इफ यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम इट, प्लीज डू शेयर एंड कमेंट आवर वीडियोस एंड ये आपको ड्यू के एग्जाम्स में काफ़ी हद तक मदद करेगा जो मैंने वीडियोस बना रखे हैं। तो इसको अच्छे से पढ़ें एंड समझें और फिर आपका आगे का एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर करें, ठीक है। हैव ए नाइस डे।